हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। लास्ट रन पे हमने थर्ड चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में एस पी एंड डी एन एफ ब्लॉक के जनरल कन्फिग्रेशन उनके बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स का हम ब्लॉक कैसे पता लगाएं, वो कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट हैं एंड कौन से ग्रुप में है एंड कौन से पीरियड में है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी आपको बताया था एक रेगुलर या फिक्स्ड इंटरवल के बाद पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, उसको हमने पीरियोडिसिटी बोला था। अब वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रुप एंड पीरियड में वेरी करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। There are numerous physical properties of elements such as melting point, boiling point and heat of fusion, vaporization, energy and atomization etc. which show the periodicity variation। ये ऐसी properties जो कि periods में variation show करें या group में variation show करें, उनको periodicity प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। वी शैल डिस्कस, हम यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे, मेनली चीज़ें एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्टली वी डिस्कस द एटॉमिक रेडियस एंड व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस। आपने 10th स्टैंडर्ड तक अभी तक पढ़ा होगा एटॉमिक रेडियस होती क्या है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम अभी तक एटॉमिक रेडियस बोलते थे। बट अभी हमने आपको क्या बताया, मतलब थोड़े अब जब से आप 11th स्टैंडर्ड में हो हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड जगह नहीं है, उसकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, वो एक वेव की तरह है। यहाँ हर क्लास में वो हर ऑर्बिट में वो हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं होती कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं एंड द साइज़ कैन नॉट बी प्रिसाइज। इसीलिए हम इसका किसी भी एटम का साइज़ प्रिसाइज नहीं कर सकते। तो ये आपको एटम दिख रहा है, एटम का कोई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अभी तक आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस होती है। बट अब क्या है, बाउंड्री इज़ नॉट डिफाइंड। अब हमने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह होते हैं, तो इस वजह से हम इसकी बाउंड्री को डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव। An estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state। अब इसको एस्टिमेट करने के लिए कि एटॉमिक साइज़ क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस को जानना ज़रूरी है। बिटवीन द एटम्स के, एटम के बीच में डिस्टेंस क्या है, अब वो हम डिस्कस करेंगे एक फ्रीली एटम में नहीं, कंबाइंड स्टेट में, कि एटम्स कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, उस तरीके से हम इसका एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, नॉट इन द फ्री स्टेट। बॉन्डेज स्टेट या इंटरैक्शन स्टेट हम इसको बोलते हैं। हम इसमें कौन कौन से बॉन्डेड स्टेट की बात करेंगे। कोवलेंट रेडियस, जब एटम या मॉलिक्यूल कैसे बॉन्डेड हो, कोवलेंट, बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग होती है, सेम सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, मे बी 1 1, मे बी 2 2, मे बी 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच में। सेकेंड इज़ वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस इज़ द वीक इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच में वीक इंटरेक्शन होता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। थर्ड वन इज़ मेटेलिक रेडियस। मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेटेलिक रेडियस हो गई। देन लास्ट वन इज़ द आयनिक रेडियस। जब आयंस की फॉर्म में, मे बी पॉजिटिव आयन, मे बी नेगेटिव आयन, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आयनिक रेडियस होगा। फर्स्ट वी डिस्कस द कोवलेंट रेडियस। ये जो भी कोवलेंट रेडियस है, वॉन्डरवॉल रेडियस है, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब एटॉमिक रेडियस के ही पार्ट हैं। कोवलेंट रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट रेडियस क्या होगी, जब दो एटम्स के बीच में, व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल और कोवलेंट बॉन्ड, जब दो एटम कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक्चुअल में कोवलेंट रेडियस हम वहाँ से निकालते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, सपोज एक एटम है और सिमिलर एटम है, ए और ए सिमिलर एटम है, सपोज जैसे H2 के केस में। तो सिमिलर एटम के केस में जो उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, DAA का हाफ होता है R कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस निकालने के लिए एटम कोवलेंटली बॉन्डेड होनी चाहिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उनका हाफ, DA, यानी कि आपको A से A, ये जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, इनका हाफ जो होता है वो कोवलेंट रेडियस होता है।
अब कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, सेम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगली में भी डबल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड आता है। तो होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस है एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसका हाफ होता है कोवलेंट रेडियस, आर कोवलेंट, इसको डिनोट करते हैं आर कोवलेंट इक्वल्स टू डी ए ए। यहाँ पे एटम्स हैं ए सिमिलर एटम्स हैं अपॉन 2 यानी कि 2 से उसको डिवाइड करना है डिस्टेंस को। यहाँ पर हम डी ए यानी कि डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। एक एटम से दूसरे एच की डिस्टेंस होती है उसको हम बॉन्ड लेंथ से भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम Cl2 अब एटम्स हैं उसमें Cl एक एटम है, Cl वो कैसे कोवलेंटली बॉन्डेड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है 198, दिस इज अ बॉन्ड लेंथ, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो कोवलेंट रेडियस क्या है, इनका जो हाफ होगा, इनकी बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होगा वो कोवलेंट रेडियस होगी। तो 198/2 इक्वल्स टू 99, दिस इज R इज Cl सिंगल बॉन्ड Cl, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है क्लोरीन के बीच में, Cl R कोवलेंट रेडियस ऑफ द Cl इक्वल्स टू 99। देन अभी तो हमने सेम एटम जब कंबाइंड होते हैं उनके बारे में पढ़ा कोवलेंट रेडियस, बस एटम में भी डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे HCl, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, दो केस इसमें बनते हैं अगर एटम्स आपके डिफरेंट हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सपोज़ यहाँ पर A और B दो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं बट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब हम उसकी कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस डी ए बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी, यानी कि ए की डिस्टेंस और बी की डिस्टेंस इन दोनों का सम अप करना पड़ेगा तो हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिफरेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंट है दोनों एटम्स की, मे बी यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है। तो डी ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.9 काई ए माइनस काई बी। काई इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बी। काई ए से काई बी को माइनस करेंगे, क्यों करेंगे काई ए से, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने ए की ज़्यादा भूली है तो इसलिए हमने उसमें से माइनस किया, अगर बी की ज़्यादा होती तो हम काई बी माइनस काई ए बोलते, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एटम की निकालने के लिए आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 काई ए माइनस काई बी। वॉन डेर वाल रेडियस, व्हाट इज़ वॉन डेर वाल रेडियस इन मॉलिक्यूल्स, वॉन डेर वाल रेडियस मॉलिक्यूल्स में होती है। मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से अट्रैक्ट रहते हैं मॉलिक्यूल विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन, इनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अब सपोज़ एक मॉलिक्यूल है ए बी, दूसरा मॉलिक्यूल है ए बी, अब ये जितना अट्रैक्ट हो सकते थे ये उतना अट्रैक्ट हुए हैं। देखिए इन्होंने कोई शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं की है, बट ओनली अट्रैक्शन है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ द वीक फोर्स, ये जितना अट्रैक्ट हो सकते थे उतना ही अट्रैक्टिव हैं। तो इनके बीच की जो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम वॉन डेर वाल रेडियस बोलते हैं, उसका हाफ अगर हम करेंगे तो सपोज़ यहाँ पे H2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, H2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जांपल H2 ये H2 के दो मॉलिक्यूल हैं, ये वीक इंटरेक्शन से अट्रैक्टेड हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस का हाफ होगा यानी कि DH1H2 अपॉन 2, तो R वॉन डेर वाल रेडियस क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका हाफ, वो वॉन डेर वाल रेडियस होता है। मॉलिक्यूल में वीक इंटरेक्शन होते हैं। अब इनर्ट गैसेस आर बॉन्डेड विद वॉन डेर वाल फोर्सेस, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो वॉन डेर वाल फोर्सेस से बॉन्डेड रहती हैं, सो इट हैज़ लार्ज एटॉमिक रेडियस, इसलिए हम बोलते हैं कि इनर्ट गैसेस की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो लार्ज होती है। अब हम आपसे पूछे कि कोवेलेंट रेडियस ग्रेटर होगी या वॉन डेर वाल रेडियस, ऑफ कोर्स वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा होती है क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, आप खुद ही देख रहे होंगे डिस्टेंस ज़्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं और उनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस की वजह से ही ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, रेडियस भी ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग की वजह से उनकी बॉन्ड जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है।
अभी मैंने आपको इनर्ट यानी कि नोबल गैसेस के बारे में बताया। नोबल गैसेस लाइक फॉर एग्जांपल हीलियम एटम। ये हीलियम के दो मॉलिक्यूल हैं वीकली अट्रैक्टेड बाय द वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो आर, अभी आपको मैंने बताया भी कि वॉन डेर वाल रेडियस ग्रेटर होती है कोवेलेंट रेडियस से because of weak interaction of forces. थर्ड इज़ मेटेलिक रेडियस। मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में जो रेडियस होगी या बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंट होती है, ओवरलैपिंग भी नहीं करते। मेटल्स हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में उनकी सरफेस पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब ये कोई एटम है, मेटल्स हैं, मेटल की जो सपोज ये कॉपर 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 है, चार तीन जो आपको दिख रहे हैं, ऊपर भी कॉपर नीचे, तो इनके चारों ओर हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनकी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे वाले न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से ये बॉन्डेड रहते हैं। तो एक मेटल दूसरी मेटल से के बीच में जिन इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्टेड है उनके बीच में जुड़े रहते हैं, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी दो मेटल्स के बीच की, वो मेटल बॉन्ड बोलते हैं इनको। मेटल बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका हाफ होता है मेटेलिक रेडियस। तो आर मेटेलिक इक्वल्स टू डी एम आर मेटेलिक रेडियस अपॉन 2। दो मेटल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं उनके बीच की जो रेडियस का हाफ होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर कॉपर एटम में दो कॉपर एटम कंबाइंड हैं, मेटेलिक बॉन्ड से कंबाइंड है ये। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज कॉपर कॉपर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 256 है। अब हमें मेटेलिक रेडियस पता लगानी है, तो 256 का हाफ आर मेटेलिक यानी कि मेटेलिक रेडियस इक्वल्स टू 256 अपॉन 2 इक्वल्स टू 128। अब ओवरऑल आप देखें कि जो वॉन डेर वाल जो रेडियस है वो मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस में से सबसे ज़्यादा रेडियस कौन सी होगी? ऑफ कोर्स वॉन डेर वाल रेडियस ही होगी, क्योंकि वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस होता है। फिर सेकंड नंबर पे मेटेलिक रेडियस आती है। ये ओवरलैप नहीं करते बट अट्रैक्टेड रहते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट रहते हैं। फिर लास्ट में आता है कोवेलेंट की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम होती है बिकॉज ऑफ ओवरलैप करते हैं मॉलिक्यूल्स एटम्स। तो यहाँ पे आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा होगा। आर वी इज़ द वॉन डेर वाल रेडियस इज़ ग्रेटर देन R of Rm, this is metallic radius is greater than Rc is covalent radius। तो सबसे ज़्यादा रेडियस एटॉमिक रेडियस होती है वॉन डेर वाल रेडियस, उसके बाद मेटेलिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। दिस इज वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब एटम में आपको बता दिया कि कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, मेटेलिक क्या होती है, वॉन डेर वाल क्या होते हैं। वेरिएशन किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में ये वेरिएट करती है एटॉमिक रेडियस। फर्स्टली अलोंग अ पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर क्या चेंजेस आएंगे एटॉमिक रेडियस में। तो आप हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सेकंड पीरियड का। अगर आप पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप देखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें जेड की वैल्यू आपको दिख रही होगी, लिथियम का जेड की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4 एंड बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। नंबर ऑफ शेल इसमें सेम रहती हैं, तभी नंबर ऑफ शेल यानी कि इनकी जो एन की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 होगी, इसीलिए इनको सेकेंड पीरियड में ही रखा गया है। तो नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, किधर से, लेफ़्ट टू राइट जाने पर, लिथियम से नियॉन की तरफ जाने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज। अब प्रोटॉन का इंक्रीज़ होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस, अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड उतने ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड रहेंगे, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है अलोंग अ पीरियड। टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना अट्रैक्ट रहेंगे। अब अट्रैक्ट होने की वजह से वो पास होते जाएंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है अलोंग अ पीरियड, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज़। लिथियम, आपको ये दिख भी रहा होगा, ये इनकी एटॉमिक रेडियस दिख रही है, एटम से पीरियड सेकेंड की है, पीरियड सेकेंड
ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनकी एटॉमिक रेडियस नीचे लिखी हुई है। लिथियम की 152, बेरिलियम की 111 एंड बोरॉन की 88, कार्बन की 77, नाइट्रोजन 74, ऑक्सीजन 66, फ्लोरीन की 64। देखिए आप, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर 152, फिर 111, 88, 77, 74, 66, 64, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपने देखा है इंक्रीज़ कर रहा है। लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। इस तरीके से हम जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, बिकॉज ऑफ इसीलिए इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बॉन्डेड टाइटली रहेंगे। टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से उनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। इसी ऐसे ही हम थर्ड पीरियड की बात करें, जैसे आपको थर्ड पीरियड पता है, सोडियम NaMg, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। इनकी एटॉमिक रेडियस आप देख रहे होंगे 186, 160, 143, 117, 110, 104, 99। इनमें भी आप देख रहे होंगे एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि लेफ़्ट टू राइट यानी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सिमिलरली अभी हमने पीरियड की बात करी, नेक्स्ट इज अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ग्रुप में आपको कॉलम दिखाए थे मैंने, ऊपर से नीचे जाने वाले टॉप टू बॉटम, वो ग्रुप थे पीरियोडिक टेबल में। अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करें, फर्स्टली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप की, H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, HLiNaKRbCs। इसमें हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेज, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट होता है, लिथियम सेकंड पीरियड में, सोडियम थर्ड पीरियड में, पोटेशियम फोर्थ पीरियड। तो नंबर ऑफ़ शेल यानी कि ये अलग अलग पीरियड में प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ़ शेल्स क्या है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए इनका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेज। जबकि आप पीरियड में देखते हैं नंबर ऑफ़ शेल क्या होता है, इंक्रीज़ नहीं करता, सेम ही रहता है सबका। यहाँ पर ग्रुप के केस में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीजेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक ग्रुप है, इनके एटॉमिक रेडियस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। एटॉमिक रेडियस लिथियम की 152, फिर 186, उसके बाद पोटेशियम के 231, रुबीडियम 244, सीजियम 262। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रही है ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हमने 7th ग्रुप की बात, ग्रुप 17 ग्रुप की बात करें यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड टिमनी, एटोनियम 64, 99, 114, 133 एंड 114। यहाँ पर क्या करिए, इनकी इंक्रीज़ करिए। अलॉन्ग द ग्रुप एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज़ करेगी क्योंकि न्यूक्लियर जो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी तो हमने जनरल चीज़ें पढ़ी, बट एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है एटॉमिक रेडियस के केस में, पीरियड 1, अगर हम पीरियड 1 की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट होते हैं पीरियड 1 में। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें फर्स्ट पीरियड में कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। एटॉमिक रेडिया वैसे आपको पीरियड में मैंने आपको क्या बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो उसके हिसाब से तो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए थी, हीलियम की कम होनी चाहिए थी। बट होता क्या है, हीलियम की ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। क्यों होती है ये मैंने अभी आपको बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस शुड बी डिक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड, होना चाहिए था एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज़। ठीक है, हाइड्रोजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, हीलियम की कम होनी चाहिए थी, बट एटॉमिक रेडियस इज हीलियम इज़ ग्रेटर, हीलियम की ज़्यादा होती है एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से, बिकॉज इन नोबल गैस, मैंने आपको एक बात बताई कि जो नोबल गैसेज में मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय वॉन डेर वाल फोर्सेज, और हीलियम इज़ द नोबल गैस, कि हीलियम जो है नोबल गैस होती है। नोबल गैस में क्या होते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एटॉमिक रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। इन नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय वॉन डेर वाल फोर्सेस एंड इन हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय कोवेलेंट, जबकि हाइड्रोजन में जो एटम्स बॉन्डेड होते हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड में एटॉमिक रेडियस कम होती है, किससे, वॉन डेर वाल रेडियस से। ये मैंने आपको बताया कि वॉन डेर वाल रेडियस ज़्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस से, इसीलिए हीलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से।
सिमिलरली रिमेनिंग जितने भी पीरियड्स में हम नीचे जाएंगे, हर पीरियड्स में एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको नोबल गैस में, क्योंकि नोबल गैस जो होती हैं वो वीकली अट्रैक्टेड रहती हैं, इसीलिए उनकी जो होनी चाहिए थी डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, बट नोबल गैसेस की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है। ये सारे हम अभी एक्सेप्शंस ही पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक में आपको कौन सा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा? एक्सपेक्टेड, ये ग्रुप ले रहे हैं सीजियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO। दिस इज़ द थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड है ये, ग्रुप नहीं, थर्ड पीरियड। इनके जो एटॉमिक नंबर है मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, स्कैंडियम का 21, ऐसी टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30। इसमें होता क्या, आपने क्या पढ़ा अभी पीरियड में, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, बट इसमें होता क्या, आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बोल रही हूँ खाली, न्यूक्लियर चार्ज आप देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, बट इसमें देखा गया, ऑब्ज़र्व किया गया कि जो इनकी एटॉमिक रेडियस है वो स्कैंडियम से वेनेडियम तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड हम क्या करते हैं कि डिक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, बट हम देखते हैं कि स्कैंडियम से वेनेडियम तक जब हम गए 21 to 23 एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, बट सम टाइम 24 क्रोमियम से कोबाल्ट तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब तकरीबन इक्वली होती है, एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस निकल टू जिंक, ठीक है, करनी चाहिए थी डिक्रीज़, लेकिन ये आफ्टर इंटरवल थोड़े टाइम बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू और यहाँ पर इंक्रीज़ करने लगते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? यहाँ पर देखिए आप, स्कैंडियम से वेनेडियम तक जो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 1 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डी में, एक इलेक्ट्रॉन D2 में, 2 इलेक्ट्रॉन D3 में, 1 1 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ करता है। बट इसमें देखा गया जैसे ये क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो गया, जैसे जैसे हम पीरियड में ऊपर गए रिपल्शन ज़्यादा हो गया। कैसे? आपको क्रोमियम का होता है, क्रोमियम की एक ये एक्सेप्शन होता है, ये D5 का कन्फिग्रेशन दिखाता है, मैग्नीज भी D5 का कन्फिग्रेशन दिखाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जब हमने फिल करी तो इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल तो करेंगे ही। ऐसे ही हम निकल टू कॉपर जिंक की तरफ गए, ऊपर की तरफ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, देख रहे हैं आप, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, पेयरिंग स्टार्ट होने पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज़्यादा होगा और एटॉमिक रेडियस हाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या था, 21 से 23, स्कैंडियम से वेनेडियम तक जो था न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर रहा था, और जो क्रोमियम से कोबाल्ट की तरफ जाने पर न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक क्या हो रहा था, फाइट हो रही थी, इसीलिए वहाँ पे वैल्यूज़ कैसी थी, कांस्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी मेंटेन कर रहा था अपने आप को और इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को मेंटेन करना चाहते। लेकिन जैसे जैसे हम निकल टू जिंक की तरफ गए इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा हो गए कि वो डोमिनेट कर गया और न्यूक्लियर चार्ज दब गया, इसी वजह से इनका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो रिपेल होने की वजह से एक्सपेंड करते हैं, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से इनकी एटॉमिक रेडियस हाई हो जाती है। इनका अगर रेगुलर वो देखें कि किसकी ज़्यादा होती है, स्कैंडियम की सबसे इसमें कांस्टेंट वैल्यू होगी क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक और वेनेडियम की, फिर उसके बाद कोबाल्ट एंड निकल की। ये इनका सीरीज़ है। इन डी ब्लॉक डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर में 3D, 4D एंड 5D, अभी हमने पीरियड की बात करी डी ब्लॉक में, स्कैंडियम, वेनेडियम एंड लैंथेनियम 21 22, टाइटेनियम, जिरकोनियम, NHF एंड वेनेडियम TA। इनकी आपने देखा ये 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ है और 5D सीरीज़ है। हमने इसमें देखा क्या, एक्सेप्शन क्या है इसमें कि स्कैंडियम से लैंथेनियम तक जो हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर एक्सपेक्टेड क्या है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है, अब वो हो भी रही है इंक्रीज़, ठीक है। लेकिन टाइटेनियम से जिरकोनियम HF में आए ऊपर से नीचे
तो हमने देखा ज़िरकोनियम और HF की जो एटॉमिक रेडियस है वो इक्वल है, मतलब लगभग समान है। ऐसी NB और TA की भी लगभग समान है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि लैंथेनाइड में 50 लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है 57 होता है। उसके बाद के जो एलिमेंट हैं वो लैंथेनाइड सीरीज़ में आता है 58 से 71, जो कि लैंथेनाइड सीरीज़ हम इनको बोलते हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज लैंथेनाइड सीरीज़ में क्या करता है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उनका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है, कम होता है। अब डिक्रीज़ की वजह से जब हम एटॉमिक नंबर 72 HF 71 तक तो लैंथेनाइड सीरीज़ होगी, उसके बाद HF की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 72, तो ये इसमें भी थोड़े से क्या होता है, डिक्रीज़ करता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें भी क्या है, एटॉमिक नंबर के डिक्रीमेंट की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम इक्वल हो जाता है, किसके, ज़िरकोनियम के। ऐसी NB और TA का भी इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट होता है जो कि बहुत आपको मिलेगा यहाँ पे, इसके बारे में आता भी है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इन इलेक्ट्रॉन से चारों ओर से घिरा होगा। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम इनर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, जो अंदर के इसके शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसको चारों तरफ से घेर के रखेंगे, और बाहर के इलेक्ट्रॉन को हम आउटर इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से, ताकि वो बचा रहे। तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड और प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं, किससे, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ताकि उनका कॉन्टैक्ट कम हो, अट्रैक्ट कम हो। तो S और P और D F ब्लॉक की बात करें तो S ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, P ब्लॉक में उससे कम, D ब्लॉक में उससे कम, और F ब्लॉक में सबसे कम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट आपसे पूछा जाए तो F ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस की बात करें, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आयन बनेंगे कैसे, रिमूव करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को तो कैटायन बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो एनायन फॉर्म होते हैं। यानी कि कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को, रिमूव करते हैं, और अगर गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो एनायन फॉर्म होते हैं। तो M+ इज़ द कैटायन एंड M- इज़ द, M कोई मेटल है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो M+ में चेंज होगा, दिस इज़ द कैटायन। एंड M कोई मेटल ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो M- में चेंज होगा, तो उसे कहेंगे हम एनायन। एनायन हैज़ लार्जर साइज़, एनायन का साइज़ लार्जर होता है देन द कैटायन। कैटायन से अगर हम साइज़ की बात करें, एटॉमिक साइज़ की, एनायन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एटम का, और उसके बाद कैटायन का। कैटायन का साइज़ छोटा हो जाता है अगर हम एटम से कंपेयर करेंगे तो। कैटायन की बात करें, जब कैटायन का क्यों होता है साइज़ स्मॉल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया मतलब बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब अट्रैक्ट होने की वजह से वो उससे टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे, अब वो चिपक रहे हैं उससे, इसका मतलब उसका साइज़ जो है वो कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मोर अफेक्ट ऑन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस पर, इस वजह से कैटायन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। अब हम बात करें एनायन की, एनायन में आप एनायन का भी केस देखिए, न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस केस में क्या हुआ, एनायन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आया है, नेगेटिवली चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेस इफेक्ट कम पड़ेगा पॉजिटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा कम, ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के नंबर होने की वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा न्यूक्लियस पर। तो जिस वजह से ये लूजली थोड़ा पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है इन कंपैरिजन टू कैटायन। अरेंज अकॉर्डिंग इंक्रीज इन साइज़ के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, एनायन का साइज़ जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज़ उतना बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा छोटा, उसका स्मॉल साइज़ होगा। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। फर्स्टली H+ और H-। आप देख रहे हैं ये एग्जांपल, इनको साइज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। H+ का साइज़ सबसे कम होगा, उसके बाद एटम H का, हाइड्रोजन का, उसके बाद H-। सेकेंड इज़ नाइट्रोजन, N-, N2-, N3-। सबसे कम साइज़ होगा N- का, उसके बाद N2- का, N3- का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज़ उतना बड़ा।
थर्ड में F पॉजिटिव, F नेगेटिव एंड F, सबसे छोटा साइज पॉजिटिव का होगा, उसके बाद फ्लोरीन एटम एंड देन F नेगेटिव, नेगेटिविटी चार्ज इज द मोर लार्जर साइज। फोर्थ वन क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, Cr4 पॉजिटिव एंड Cr2 पॉजिटिव, सबसे छोटा साइज जिसपे सबसे कम ज़्यादा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, Cr4 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव देन Cr2 पॉजिटिव। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, व्हाट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में एटॉमिक साइज रिवर्सिबल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर पर, यानी कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका एटॉमिक साइज़ उतना कम होगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के केस के लिए अगर आपको पूछा जाए, वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती क्या है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से एटॉमिक साइज़ किसका ज़्यादा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, z इज़ द एटॉमिक नंबर। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया O2 N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। O2 नेगेटिव 8 होता है इसमें, यहाँ पे O2 में आप नेगेटिव लिख लेना, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव होने की वजह से 8 होता है इसका, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। एंड ऐसे नाइट्रोजन का 7 होते हैं, 7 में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे फ्लोरीन में 9 होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज मतलब गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे सोडियम के केस में 11 होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। मैग्नीशियम में 12 होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं सब में क्या है? सेम है, इसलिए ये स्पीशीज़ सारी की सारी कैसी हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, तब हम कैसे इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आपको बताया अभी, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उसका एटॉमिक साइज़ उतना कम। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आप सबके लिखेंगे, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11, फ्लोरीन का 9, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको मैग्नीशियम का दिख रहा है, तो उसका एटॉमिक साइज़ सबसे कम होगा। तो सबसे पहले आएगा आपका Mg2 पॉजिटिव, सबसे कम है उसका एटॉमिक साइज, उसके बाद Na पॉजिटिव, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद लास्ट में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ये इसका एटॉमिक रेडियस के बारे में था। नेक्स्ट हम लेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।